वेलकम टू ह्यूमन टेल्स एंथ्रोपोलॉजी। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे सिलेबस में यूनिट 9.1 का एक टॉपिक पेडिग्री एनालिसिस। किसी जब मैन फैमिली की जेनेटिक स्टडी होती है तो इसके कई मेथड्स होते हैं उसको स्टडी करने के। वन ऑफ देम इज पेडिग्री एनालिसिस। तो विल बी कवरिंग दिस इन आवर लेक्चर टुडे। सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर वी जंप इन टू द टॉपिक, सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं यूपीएससी में। सो 2024 में 10 मार्क का क्वेश्चन था, हेरिटेबिलिटी एंड इट्स एस्टिमेशन। अगेन 10 मार्क का क्वेश्चन इन 2022, पेडिग्री एनालिसिस इन इट्स जेनेटिक काउंसलिंग। अगेन द सेम क्वेश्चन, राइट। सो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इसमें से। सो लेट्स जंप इन टू द टॉपिक नाउ। पेडिग्री एनालिसिस, इट इज़ ए स्टडी ऑफ पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स। ट्रेट्स मतलब कि हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हो कि हेयर कलर, ठीक है, आई कलर। यहाँ पे क्योंकि हम ह्यूमन जेनेटिक्स की बात करें तो इट्स फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक तो नहीं, लेकिन हम डिजीज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट फ्रॉम जनरेशन आफ्टर जनरेशन इन अ फैमिली बाय यूजिंग सिम्बल्स टू ट्रेस अ ट्रेट फ्रॉम द ओरिजिन। अब ये सिंबल क्या क्या है हम आगे कुछ देर में डिस्कस करेंगे। सो एक ट्रेट को ट्रेस किया जाता है पूरे फैमिली ट्री में, कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। ठीक है, जैसे जनरेशन टू जनरेशन आज के इंडिविजुअल जो इनहेरिट कर रहे हैं डिजीज़, उनके फैमिली में जो दादा दादी थे, है ना, पर दादी थे, तो ये शुरू कहाँ से हुआ इस डिजीज़ का, उसको ट्रेस करना, दैट इज़ नोन एज पेडिग्री एनालिसिस। अब पेडिग्री एनालिसिस प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट मेंडेलियन प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब इसका क्या मतलब है, इसे हम समझते हैं। सी, मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था ऑन पी प्लांट, है ना। तो इसके बारे में हमें बेसिक जेनेटिक्स और इनहेरिटेंस के बारे में पता चला था। क्या पता चला था कि एक जो पेरेंट होता है, सपोज दिस इज़ अ लॉन्ग ट्री एंड दिस इज़ अ श्रब, तो हर इंडिविजुअल के पास 2 एलील्स होते हैं। अगर यहाँ हाइट की बात की जाए, तो ये कैपिटल टी एंड दिस इज स्मॉल टी बोथ। अब एलील क्या होता है, हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर्स में कि जीन के जो वेरिएंट होते हैं, है ना, दैट इज नोन एज एलील्स। वो 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। यहाँ पे हम 2 कंसिडर कर रहे हैं, राइट। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हियर, एक इंडिविजुअल के पास 2 एलील्स होते हैं, है ना, लेकिन इसके जब ऑफस्प्रिंग होंगे तो वो अपने एलील में से कोई एक ही पास ऑन कर सकता है अपने ऑफस्प्रिंग को। जैसे कि इनके बीच में क्रॉस हुआ, क्रॉस। सो किस तरह के बनेंगे इंडिविजुअल्स, जेनोटाइप, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। तो एक टी यहाँ से आया, है ना, और एक टी यहाँ से आएगा। सो बेसिकली जो जीन के 2 एलील होंगे एक इंडिविजुअल के पास, वो अपने ऑफस्प्रिंग को, अपने बच्चे को सिर्फ एक ही एलील पास ऑन कर सकता है। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब इंडिविजुअल असॉर्टमेंट क्या होता है? असॉर्टमेंट मतलब कि अरेंज करना। सो ये जो भी ये एक इंडिविजुअल है, सपोज दिस इज द फादर एंड दिस इज द मदर। सो फादर से जो भी एलील पास ऑन हो रहा है और जो मदर से पास ऑन हो रहा है, ये एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं। यहाँ से कैपिटल टी आए, ये वाला टी आए, या फिर ये वाला टी आए। सपोज ऐसा कोई पेरेंट है, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड देन स्मॉल टी। तो इसमें से जो भी स्मॉल टी आएगा वो इंडिपेंडेंट होगा इन सारे अदर फैक्टर्स के। इससे कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होगा। इसमें से जो भी एलील वो अपने बच्चे को, ऑफस्प्रिंग को पास ऑन करेगा, वो इससे इंडिपेंडेंट होगा। दिस इज नोन एज इंडिविजुअल असॉर्टमेंट। सो यही था अबाउट मेंडेलियन प्रिंसिपल। सो वी मूव ऑन। Pedigree analysis provides information about Mendelian principle of segregation and independent assortment. I hope this is clear now. It may provide information on allelism and linkages. Allelism मैंने बताया, allele मतलब कि see there's a relationship between different version of a gene. मतलब कि जीन के मैंने बताया 2 वेरिएंट हो सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है इसको एलेलिज्म कहते हैं। सो बेसिकली जो पेडिग्री एनालिसिस होता है ये 2 इस तरह की इन्फॉर्मेशन कन्वे करता है। नाउ अ स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट बिगिंस विद द अफेक्टेड इंडिविजुअल एंड इज रेफर्ड टू एज प्रोबैंड। सी, एक फैमिली ट्री में आज का सपोज इंडिविजुअल, सपोज आप हो, आपको कोई डिजीज़ है, कोई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक, आपकी आंखें नीली हैं।
तो आपके फैमिली ट्री में जो आपके एंसेस्टर रहे थे, ओके, किसके पास से ये सबसे पहले आया था, ओके, इसको ट्रेस करते हैं। तो आप इस फैमिली स्ट्रक्चर में प्रो बैंड कहलाओगे, क्योंकि आपके थ्रू पिछले जनरेशन्स में ट्रेस किया जा रहा है। ओके, सो स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट बिगिंस विद द अफेक्टेड इंडिविजुअल। आप वो अफेक्टेड इंडिविजुअल हो, इसीलिए आप प्रो बैंड कहलाओगे, और आपकी फैमिली में पीछे ट्रेस किया जाएगा, किसमें, जनरेशन, अपर जनरेशन में, पहले के जनरेशन्स में, एंसेस्टर्स में। ओके, सो यू विल बी द प्रो बैंड। ओके, आई होप इट्स क्लियर हियर। ओके, अब हम लॉ को थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। सो हमारा पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके, सो लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसका ये कहना है कि अगर कोई ट्रेट, कोई डिजीज़ है, ओके, जो कि डोमिनेंट है, सो वो हर जनरेशन में शो अप होगी। ओके, सी, इसका पेडिग्री एनालिसिस में ये होता है कि जो भी डिजीज़ जो कि डोमिनेंट है, इसका हम एग्जांपल लेते हैं हंटिंगटन्स डिजीज़। ओके, अब अगर ये डोमिनेंट है तो इसके दो तरह के जेनोटाइप बनेंगे जिसमें ये एक्सप्रेस करेगा खुद को, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए। यहाँ पे ये स्मॉल ए रिसेसिव है। ओके, हंटिंगटन का जो एलेल है वो कैपिटल ए है। ओके, सो ये जहाँ पे भी प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये डोमिनेंट है तो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ओके, अगर किसी इंडिविजुअल का जेनोटाइप स्मॉल ए है तो ये डिजीज़ से अफेक्टेड नहीं होगा। ओके, क्योंकि दोनों रिसेसिव ट्रेट्स हो गए, राइट। सो बेसिकली अगर किसी चाइल्ड में, अगर किसी बच्चे में, ठीक है, सपोज ये एलेल है, लेकिन उसके पेरेंट में, इसके जो पेरेंट्स हैं ऑफस्प्रिंग के, मदर एंड फादर, ओके, इन दोनों में ये डिजीज़ नहीं है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि ये जो डिजीज़ है वो डोमिनेंट हो। किसी एक पेरेंट में भी वो डिजीज़ है, वो ट्रेट है, ओके, तभी वो डोमिनेंट हो सकता है। सो डोमिनेंट डिजीज़ की यही कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो हर जनरेशन में प्रेजेंट होता है। इसका एग्जांपल हम अभी देखेंगे। ओके, लेकिन सिर्फ यहाँ पे सिंपली लॉ समझने के लिए हमने ये डिस्कस किया। ओके, आवर नेक्स्ट लॉ इज़ लॉ ऑफ रिसेसिव। ओके, अगेन इसमें जो जो भी रिसेसिव डिजीज़ होते हैं, ओके, इसका एग्जांपल लेते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये एक डिजीज़ है जो कि रिसेसिव है। ओके, सपोज करते हैं कि ये ऐसा जेनोटाइप है। ओके, यहाँ पे एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है। ओके, रिसेसिव वाला जो स्मॉल एफ है ये इसका एलेल है। ओके, सो रिसेसिव डिसीज़ का यही कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो हर जनरेशन में प्रेजेंट नहीं होता। ओके, ऑल्टरनेट जनरेशन में आता है, क्योंकि सपोज़ यहाँ पे वो डिजीज़ खुद को एक्सप्रेस कर रहा है। ओके, अब यहाँ से जीन पास हुआ तो जो सेकेंड जनरेशन में इंडिविजुअल होगा ये कैरियर कहलाएगा। ओके, ये अफेक्टेड नहीं होगा, ये सिर्फ कैरियर होगा, इसके पास वो जीन्स होंगे, वो एलेल होगा। ओके, आफ्टर दिस व्हेन दिस पर्सन हैज़ ऑफस्प्रिंग, इसके जब बच्चे होते हैं तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि ये अफ्लिक्टेड हो, मतलब ये उसके पास ये डिजीज़ हो, नॉट जस्ट दी कैरियर। ओके, सो ये एक कैरेक्टरिस्टिक होता है रिसेसिव डिजीज़ का। एक एग्जांपल ये हो गया हमारा। ओके, अभी हम स्पेसिफिक्स में भी जाएंगे। सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द लॉ हियर। ओके, सो यहाँ पे हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखा, मेंडल वाला। ओके, देन वन जीन वन कैरेक्टर। सी, वन जीन वन कैरेक्टर एक बहुत ही ओवर सिंप्लीफिकेशन है किसका, मेंडल लॉ का। मेंडल लॉ कहता है कि एक कैरेक्टरिस्टिक है, ओके, इसके एक जीन है मान लो, तो इसके दो एलेल होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। बट ऐसा नहीं है, कई ऐसा होता है कि एक ट्रेट मल्टीपल 3 या 4 जीन से कंट्रोल होते हैं। ओके, जीन 1, जीन 2, जीन 3, राइट। और ऐसे ट्रेट होते हैं कि एक ही जीन 2 से 3 कैरेक्टरिस्टिक को अफेक्ट करता है। ओके, सो दिस इज नोन एज वन जीन वन कैरेक्टर। ये ओवर सिंप्लीफिकेशन होता है बट दिस इज द रियलिटी। ओके, देन लॉ ऑफ इक्विवेलेंस एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये हमने देख लिया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, है ना, मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में, राइट। सो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पेडिग्री एनालिसिस। ओके, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। सो इट इज़ अ यूजफुल टूल इन जेनेटिक काउंसलिंग which is intended to avoid incidence of unifactorial diseases. See,
यूनिफैक्टरल डिसीज मतलब कि जैसे कि मदर या फादर के कारण वो इनहेरिट हो रहा है, ओके। अलग अलग तरह के डिजीजेस होते हैं, जैसे कि एक्स डोमिनेंट, एक्स मतलब कि सी फादर का क्या होता है एक्स वाई एंड मदर का होता है एक्स एक्स, है ना। अब एक्स डोमिनेंट कोई डिजीज़ है तो या तो फादर से भी इनहेरिट हो सकता है और मदर से ज़्यादा चांसेस है इनहेरिट होने के, है ना। तो इस तरह के कुछ डिजीजेस होते हैं जो कि यूनिफैक्टरल होते हैं, एक फैक्टर पे डिजीज बेस्ड होते हैं, ओके। दे नोन एज यूनिफैक्टरल डिजीजेस, ओके। सो जेनेटिक काउंसलिंग में हेल्प करते हैं, मतलब कि आपके आप बेबी आप मेट करने के पहले, आप बेबी प्रोड्यूस करने के पहले, इफ़ यू आर गोइंग फॉर ए जेनेटिक काउंसलिंग, तो यू कैन नो कि आपको पता चल सकता है कि आपके बेबी में क्या क्या डिजीजेस के चांसेस हैं आपके जीन्स के कारण, ओके। दिस इज नोन जेनेटिक काउंसलिंग, ओके। सेकेंड इज पेडिग्री शोज इफ द कैरेक्टर इज डोमिनेंट देन अ कपल शुड गो फॉर अबॉर्शन। डोमिनेंट कैरेक्टर मतलब कि सपोज दिस इज द फादर एंड दिस इज द मदर। अब मदर के पास दोनों रिसेसिव है लेकिन फादर के पास डोमिनेंट है ना, तो देर आर हाई चांसेस कि ऑफस्प्रिंग में पास ऑन होगा, है ना। अगर ऑफस्प्रिंग में पास ऑन होता है तो फादर को तो है ही डिजीज़, है ना, बच्चे को भी डिजीज़ होगा, ओके। सो इस एनालिसिस से यू नो अ कपल कैन गो फॉर अबॉर्शन, वो अपना बेबी अबॉर्ट करा सकते हैं। मतलब बिफोर हैंड आपको पता होगा कि हमारे बच्चे को ये डिजीज़ होने की ज़्यादा चांसेस है, ओके। सो दिस इज़ द सेकेंड सिग्निफिकेंस ऑफ पेडिग्री एनालिसिस हियर, ओके। थर्ड इज इन केस ऑफ कैरियर पेशेंट, कैरियर हमने किस में बताया था, रिसेसिव डिजीजेस में, है ना। पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग अ नॉर्मल चाइल्ड कैरियर कैन बी वर्कड आउट, मतलब कि कोई रिसेसिव डिजीज का कैरियर है, ओके, तो उसको एक नॉर्मल चाइल्ड हो सकता है क्या, नॉर्मल चाइल्ड कैसे होगा, कैरियर होगा, ओके। अगर उस बच्चे में दोनों रिसेसिव जीन्स होंगे तो वो एक्सप्रेस होगा डिसीज़, है ना। तो क्या ये पॉसिबल है कि इनका बच्चा नॉर्मल हो, भले वो कैरियर हो, कैपिटल आर स्मॉल आर दैट इज। तो ये एक वर्कआउट किया जा सकता है, ये इसको ढूंढा जा सकता है, सोल्यूशन मिल सकता है, ओके। एंड ऑल्सो दैट ऑफ हैविंग डिफेक्टिव ग्रैंड चाइल्ड, अगर ये बच्चा कैरियर है, आपका बच्चा कैरियर है, तो इसका जो बच्चा होगा फ्यूचर में, है ना, तो क्या उसका ग्रैंड चाइल्ड डिफेक्टिव हो सकता है, क्या वो एक नॉर्मल ग्रैंड चाइल्ड कंसीव कर सकता है, ओके। सो 3 जनरेशन का यहाँ पे डिस्कशन हो गया, ओके। देन पेटर्निटी डिस्प्यूट, सी आजकल दिस इज़ वेरी कॉमन, जब यू नो फादर वगैरह छोड़ के चले जाते हैं बच्चे को एंड देर इज़ अ डिस्प्यूट कि नहीं मैं इसका पिताजी हूँ, दो लोगों में जब डिस्प्यूट होता है दैट इज़ नोन एज पेटर्निटी डिस्प्यूट। तो वहाँ पे डीएनए टेस्टिंग वगैरह होती है एंड ऑल्सो देयर इज पेडिग्री एनालिसिस देयर, ओके। सो उससे डिस्प्यूट क्लियर होता है कि इस बच्चे का बाप ये स्पेसिफिक इंसान है, ओके। दैट इज पेटर्निटी डिस्प्यूट, राइट। देन fifth point is study of Mendelian laws and exceptions to it, okay. Then allelism and linkages. So these are the significance of pedigree analysis here. See allelism मतलब कि दो एलियल्स के बीच में क्या रिलेशन है, एक ही जीन के दो वेरिएंट होते हैं दैट इज नोन एज एलियल्स, इनके बीच में रिलेशन क्या है दैट इज नोन एज एलिलिज्म, ओके। नाउ टाइप्स ऑफ पेडिग्री एनालिसिस, इसके 4 टाइप्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऑटोजोमल डोमिनेंट, ऑटोजोमल रिसेसिव, एक्स डोमिनेंट, एक्स रिसेसिव, ओके। इनको डिस्कस करने के पहले हम जो यहाँ पे साइन एंड सिंबल की बात कर रहे थे, है ना, यूजिंग सिंबल्स, अब हम इन सिंबल्स को डिस्कस करते हैं, ओके। सी रेक्टेंगल इज सॉरी स्क्वायर इज अ मेल, राउंड इज अ फीमेल, ओके। ये बहुत कम यूज होता है बट दिस इज सेक्स अनडेजिग्नेटेड, ओके। देन ओके इफ देर इज अ क्रॉस टू इट देन दे आर डिसीज्ड, मतलब कि दे आर डेड नॉट प्रेजेंट, ओके। देन जब इसमें ये कलरेशन होता है किसी तरह का, यू कैन सी हियर यहाँ पे ऑरेंज कलर, इसका मतलब कि दे आर अफेक्टेड विद अ ट्रेट, मतलब इनको डिजीज़ है, ओके। और इस तरह से हाफ हो या फिर ये ऐसे अंदर डॉट में हो, ओके, तो इनको कहेंगे क्या, कैरियर, ओके। देन दिस इज मेटिंग एंड दिस इज कॉन्सैंग्विनस मेटिंग, मतलब कि ब्लड रिलेशन। कॉन्सैंग मतलब सी कॉन्सैंग्विनस मतलब कि यू आर ब्लड रिलेटेड, आप में ब्लड रिलेशन है, जैसे कि कजन्स हो गए, भाई बहन हो गए, एंड उनमें मेटिंग हो रही है, ओके। सो दैट इज कॉन्सैंग्विनस मेटिंग, राइट। देन सी एक ही कैटेगराइजेशन के अंदर जब इस तरह से आते हैं, सी यहाँ पे देखो तो ये सारे के सारे सिबलिंग्स है जिसके अंदर ये इस तरह से लाइनिंग है, ओके। दिस इज द मेटिंग बिटवीन देम, ओके। ये इनका फैमिली में नहीं है, ओके। दीज आर ऑल दी सिबलिंग्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ओके। यहाँ पे अगर नंबरिंग हो तो देयर नंबर ऑफ द चिल्ड्रन, ओके। ओके डाइज़ाइगोटिक ट्विंस, ये अभी का टॉपिक नहीं है, विल बी डिस्कसिंग इट लेटर, ओके।
सो यहीं के ऊपर के टर्म्स है, इसमें आप ये इस टॉपिक को समझ जाओगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज. ओके, सम कंडीशंस आर कॉज ड्यू टू ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन. ओके, जैसे कि हंटिंगटन का डिजीज़, ये एक एग्जाम्पल है. ओके, इसका मतलब इसमें सिम्टम क्या होते हैं? प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन ऑफ नर्वस सिस्टम. सी आपके जो नर्व्स होते हैं ब्रेन में, नर्व्स नहीं होंगे तो आपको सेंसेशन नहीं मिलेगा, है ना. सेंसेशन का क्या काम होता है? मैसेज देना कि आप किस चीज़ को छू रहे हो, आपको कीड़ा काट रहा है कि क्या हो रहा है ना. वॉट एवर यू आर टचिंग दैट इज़ परसीव्ड थ्रू वॉट योर नर्व्स. नर्व्स ही आपको मैसेज देते हैं ना, राइट. सो अगर आपका नर्वस सिस्टम डीजेनरेट हो जाएगा तो you won't be able to identify things. Okay, that is known as Huntington's disease. Okay, आपका नर्वस सिस्टम यहाँ पे डिग्रेड हो जाता है. ओके, देन देर इज अकॉन्ड्रोप्लाजिया, दैट इज शॉर्ट लिम्ब ड्वार्फिज्म. सी ड्वार्फिज्म मतलब कि छोटे हाइट वाले जो इंसान होते हैं उनको ड्वार्फ कहते हैं. ओके, गेम ऑफ थ्रोन्स में आपने देखा होगा वो जो ड्वार्फ रहता है. ओके, देन शॉर्ट लिम्ड, इनके जो लिम्ब्स मतलब कि हाथ पैर होते हैं वो भी छोटे होते हैं. ओके, दैट इज नोन एज अकॉन्ड्रोप्लाजिया, राइट. देन ब्राचीडैक्टिली मतलब कि शॉर्ट फिंगर्स, आपका बॉडी एकदम प्रोपोर्शन में लेकिन आपका हाथ हथेली जो फिंगर्स होते हैं वो बहुत ही छोटे हैं. ओके, देन पोरफायरिया, स्किन लेजन्स ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ सनलाइट. सी एक अदर डिजीज़ होती है. बेसिकली अगर कोई इंडिविजुअल को ये डिजीज़ है और वो सनलाइट से एक्सपोजर हो जा रहा है, वो धूप में जा रहा है, तो उसके स्किन निकलना या फिर उसमें डैमेज होना शुरू हो जाता है. ओके, देन ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्ट मतलब कि ब्रिटल बोन. जैसे कि ब्रिटलनेस मतलब कि सी कभी कभी ऐसा होता है ना इंडिविजुअल्स में कि नाखून एक लेयर में निकलने लगते हैं, है ना, उसको ब्रिटलनेस कहते हैं. ओके, ऑस्टियो मतलब कि रिलेटेड टू बोन्स, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्ट मतलब कि ब्रिटल बोन्स. ये कंडीशन नेल्स में ना हो के बोन्स में होना, दिस इज नोन एज ऑस्टियोजेनेसिस. ओके, देन पॉलीडैक्टिली मतलब कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फिंगर आ जाता है. ऋतिक रोशन को देखा होगा आपने, एक उसके पास एक्स्ट्रा अंगूठा है, राइट, एक्स्ट्रा थंब है उसके पास. सो ही इज पॉलीडैक्टाइल. ओके, सो सच कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन ऑल जनरेशंस. हम जैसे कि मैंने बताया कि डोमिनेंट डिजीज जो होता है ये हर जनरेशन में प्रेजेंट होता है विथ इक्वल फ्रीक्वेंसी इन मेल एंड फीमेल. इसमें सिबलिंग्स में मतलब कि जो ऑफस्प्रिंग है वो मेल है या फीमेल है इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता अगर वो डोमिनेंट है. ओके, सपोज यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पे मदर जो है इसके पास कोई ऑटोजोमल डोमिनेंट डिजीज़ है, शी इज़ अफेक्टेड. ओके, अब इन्होंने मेट किया, इनके 4 बच्चे हुए. ओके, सो इट्स वेरी मच पॉसिबल कि बॉय गर्ल और इस गर्ल के पास, दोनों गर्ल्स के पास ये डिजीज़ पास ऑन होगा. यहाँ पे एक इंडिविजुअल बच गया. ओके, अगेन दिस जो अफेक्टेड गर्ल है, गर्ल चाइल्ड, शी मेट्स विथ अनदर इंडिविजुअल, सो देन ये इस डिजीज़ को अगेन पास ऑन करेगी. ओके, सो दिस इज नोन एज ऑटोसोमल डोमिनेंट. कैरेक्टरिस्टिक यही है कि हर जनरेशन में प्रेजेंट होता है ये. ओके, नेक्स्ट इज ऑटोसोमल रिसेसिव. ओके, इसका एग्जाम्पल है सिस्टिक फाइब्रोसिस. ओके, so this is about formation of thick mucus in the lungs. Then albinism, albinism मतलब कि absence of melanin. See, कुछ आपने ऐसे अफ्रीकन डिसेंडेंट्स इंडिविजुअल्स देखे होंगे जिनके आँख की कलर ब्लू है. सी जनरली अफ्रीकन्स ब्लैक होते हैं. ओके, लेकिन कुछ अफ्रीकन जो कि एल्बिनिज्म से अफेक्टेड होते हैं वो बहुत ज़्यादा गोरे होते हैं. अपने भारत में भी देखोगे तो कुछ लड़कियां या लड़के ऐसे नहीं होते जिनके बाल के कलर एकदम जैसे फॉरेनर की तरह दिखते हैं, है ना. दैट इज़ नोन एज एल्बिनिज्म, एब्सेंस ऑफ मेलेनिन. मेलेनिन एक ऐसा कंपाउंड है जो कि आपके स्किन को कलर देता है. ओके, मेलेनिन ज़्यादा प्रेजेंट होता है किसमें? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के इंडिविजुअल्स में. क्यों? क्योंकि यहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट हेड के ऊपर होता है ना. मेलेनिन जब कलरेशन देता है तो एक तरह से प्रोटेक्शन भी देता है वो स्किन को कि आपको स्किन कैंसर ना हो जाए. अगर आप यूरोप में देखोगे, है ना, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वहाँ के लोग ज़्यादा गोरे होते हैं, वहाँ पे मेलेनिन की कमी होती है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे सनलाइट जो है डायरेक्ट नहीं हिट करता उनको, वहाँ पे स्लांट रेज पड़ती हैं. ओके, सो दिस इज़ वाई they don't need melanin there. Okay, so this is one of the examples. Then phenylketonuria. Okay, then
इट इज़ अबाउट ब्लैक यूरिन. ओके, ये दूसरा एग्जाम्पल है. एंड देन दिस इज एल्कैप्टोनिया. ओके, ब्लैक यूरिन एक्सेट्रा. सच कैरेक्टर्स दो प्रेजेंट इन बोथ द सेक्सेस, ये दोनों सेक्स में प्रेजेंट होता है, मेल एंड फीमेल, इक्वल फ्रीक्वेंसी के साथ, है ना. लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो ये कुछ जनरेशन स्किप करता है. अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं. ओके, सी दिस इज मेल एंड फीमेल. ओके, ये इन दोनों के पास दे आर अफेक्टेड विथ ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज. ओके, अब ये जो ऑरेंज कलर ये कैरियर बन जाएगा, ये अफेक्टेड नहीं होगा, इसके पास इनके जीन होंगे. ओके, ये दोनों अफेक्टेड हैं, लेकिन ये होगा क्या, कैरियर इंडिविजुअल, राइट. अब इसने मेट किया किसी हेल्दी इंडिविजुअल से, राइट. इनके 3 बच्चे हुए, तो इनकी जो 3 बच्चे होंगे, इनके दादा और दादी की तरह डिजीज्ड होंगे. ओके, इनके पास ये डिजीज़ एक्सप्रेस होगा, राइट. देन अगर ये सेम कंडीशन यहाँ पे रिपीट होती है, राइट, कि 2 अफेक्टेड इंडिविजुअल्स मेट करते हैं, तो इनके ऑफस्प्रिंग में क्या, एक कैरियर अगेन निकलेगा. ओके, सो यही एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होता है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज़ का, कि जनरेशन स्किप करता है. यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ एब्सेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे एब्सेंट है. ओके, सो दिस इज अबाउट ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज़. आर नेक्स्ट इज एक्स डोमिनेंट. सी, जैसे कि मैंने बताया, दिस इज मेल एक्स वाई एंड फीमेल, है ना. मेल के पास भी एक्स है, फीमेल के पास 2 एक्सेस हैं. ओके, सो अगर कोई डिजीज़ है जो कि एक्स डोमिनेंट है, तो इट इज़ वेरी मच लाइकली कि वो फादर से भी इनहेरिट कर सकता है और मदर से भी. ओके, लेट्स रीड अबाउट दिस. किस तरह के कैरेक्टर्स, जैसे कि विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स. रिकेट्स से एक स्किन डिजीज़ होता है कि बेसिकली यूर विटामिन डी रेजिस्टेंट. ओके, देन ब्लड ग्रुप एक्स जी आर एक्स डोमिनेंट. सी, ये एक अलग तरह का ब्लड ग्रुप होता है. विल डिस्कस अबाउट इन दी एबीओ ब्लड ग्रुपिंग. ओके, आगे के चैप्टर्स में होगा. सो ब्लड ग्रुप एक्स जी, दे आर एक्स डोमिनेंट. द नेचर ऑफ इनहेरिटेंस डिपेंड्स अपॉन वेदर द जीन इज इनहेरिटेड फ्रॉम फादर और मदर, है ना. इसका नेचर डिजीज़ का उस पर डिपेंड करेगा कि आपने फादर से इनहेरिट किया है या मदर से इनहेरिट किया है ना. अगर फादर के साइड से है तो कैरेक्टर सिर्फ डॉटर ही इनहेरिट करेंगी. क्यों? क्योंकि डॉटर के पास एक एक्स मदर से आएगा और एक एक्स फादर से आएगा, राइट. अब जो सन होंगे, लड़के होंगे, अगर इस फादर के, अफेक्टेड फादर के, इनका क्या होगा, एक्स वाई. ओके, तो वाई तो मम्मी दे नहीं सकती, ये फादर से ही आएगा, है ना. और एक्स आएगा कहाँ से, मदर से. सो इसीलिए अगर फादर यहाँ पे अफेक्टेड हैं, है ना, तो सिर्फ उनकी जो बेटियाँ हैं, जो उनकी बच्ची होंगी, डॉटर्स होंगी, सिर्फ वही अफेक्टेड होंगी. ओके, बिकॉज फादर हैज़ 1 एक्स ऑलवेज गिवन टू दी डॉटर्स. ओके, इन जनरेशन 1 फादर इज अफेक्टेड, हैंस ऑल हिज डॉटर्स विल बी अफेक्टेड. यहाँ पे जनरेशन स्किप करने की कोई बात ही नहीं है. एक्स डोमिनेंट है और अगर फादर से इनहेरिट हो रहा है तो दोनों लड़कियों में डिजीज़ पाया जाएगा. ओके, देन इफ़ द जीन इज़ इनहेरिटेड फ्रॉम मदर, अगर मम्मी से उसने उस जीन को इनहेरिट किया है, कौन सा, एक्स डोमिनेंट डिजीज़ को, देन बोथ सन एंड डॉटर विल हैव इक्वल चांसेस ऑफ इनहेरिटेंस. क्यों? क्योंकि एक दो सी एक्स तो प्रेजेंट रहते हैं ना दोनों मदर एंड जो दोनों बच्चे होंगे, गर्ल चाइल्ड एंड बॉय चाइल्ड में, एक एक्स अगेन मदर से आएगा जो कि ओके. सो दिस इज द एग्जाम्पल. ठीक है, दीज आर दी one's x and y inherited from the father. Okay, this is the girl child, this is the boy child. Okay, अब दोनों के पास x यहाँ पे जो affected x था, कहाँ से inherit हुआ, मदर से. Okay, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि if the gene is inherited from mother, then both the son and daughter have equal chances of inheriting x dominant disease. Okay, so this was our x dominant disease. Okay, next we discuss x recessive gene. इसका एग्जाम्पल है हीमोफीलिया. ओके, फेलियर ऑफ ब्लड टू क्लॉट अपॉन ब्लीडिंग. सी, जब आपको कहीं कट होता है, ओके, तो ब्लड बाहर आता है. ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि जो आप में प्लेटलेट का काम होता है कि ब्लीडिंग को रोकना. ओके, सो हीमोफीलिया यही एक कंडीशन होती है कि जब भी आपको कट होता है, कोई इंजरी आती है, तो ब्लड क्लॉट नहीं होता. ओके, सी, प्लेटलेट ब्लड को रोकता है बाहर जाने से. ओके, इट इज़ अ वाइट सब्सटेंस, पेल वाइट सब्सटेंस.
राइट। ये बाहर आने के बाद स्किन के बाहर वहाँ पे ब्लड का एक क्लॉट बन जाता है स्किन के नीचे। ओके, सो ये क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होने से क्या होता है कि कंटिन्यूस ब्लड बहेगा। ओके, और आपको ब्लड लॉस हो जाएगा बहुत ज़्यादा। सो दैट इज़ हीमोफीलिया। एंड देन रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, ये एक तरह का कलर ब्लाइंडनेस होता है। फेलियर टू आइडेंटिफाई रेड एंड ग्रीन फ्रॉम अदर कलर्स। ओके, ये कुछ एग्जाम्पल्स है एक्स रिसेसिव डिजीजेस के, कैरेक्टर्स के। ओके, सो मेल्स आर ऑफन अफेक्टेड बाई सच कंडीशंस दैन फीमेल। ओके, सी क्योंकि यहाँ पे दिस इज़ फ्रॉम द फादर एंड दिस इज़ फ्रॉम द मदर। ओके, सो जब फादर का एक्स यहाँ पे एक ये रिसेसिव होता है, रिसेसिव डिजीज़ यहाँ पे ये कैरी करके आता है एक्स जो गैमेट होता है। ओके, उससे ये होता है। ओके, उससे एक्स रिसेसिव डिजीज़ होता है। राइट, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। सी दिस इज़ द अफेक्टेड फादर, ये नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल मदर से मेट करता है। इनके 3 बच्चे होते हैं। सो क्या होगा कि इनकी जो डॉटर्स होंगे ये कैरियर्स होंगे। ओके, अब इनमें से एक कैरियर डॉटर ने एक फुली हेल्दी इंडिविजुअल से मेट किया। ओके, अब इनके 4 इंडिविजुअल्स हुए। तो जो डॉटर होगी अगेन वो कैरियर होगी, और जो सन होगा दैट विल बी अफेक्टेड विद द एक्स रिसेसिव डिजीज़। ओके, so these are the 4 types: the autosomal dominant, autosomal recessive, X dominant and X recessive. Okay, type of pedigree analysis. Okay, next हम देखते हैं कि pedigree analysis के limitations क्या क्या है। Okay, incomplete और accurate data, family records में भी incomplete, obvious बात है ना, सबका हर इंडिविजुअल के पास उसकी फैमिली की पूरी रिपोर्ट जो रिकॉर्ड है नहीं होती। ओके, इट कैन बी अनरिलायबल और बायस्ड। ओके, ड्यू टू मिसिंग इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट, स्मॉल सैम्पल साइज। सी पेडिग्री ऑफन इन्वॉल्व स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, काफ़ी कम नंबर रहते हैं ना फैमिली में, राइट। सो एक स्टेटिस्टिकल जो पावर होता है वो काफ़ी लिमिट कर देता है। ओके, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू ड्रॉ डेफिनेटिव कंक्लूजन्स about inheritance patterns or genetic mechanisms. Okay, because of small sample size. Next, complexity of trait. Many traits, especially complex ones like intelligence or multifactorial diseases. See, कुछ ऐसे disease होते हैं जैसे कि डायबिटीज़, वो मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। ओके, एक तो लाइफस्टाइल, जीन तो रहता ही है जो आपने जीन इनहेरिट किया है, प्लस आपकी लाइफस्टाइल क्या है, राइट। सो इस तरह के जो ट्रेट्स होते हैं दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मल्टीपल जीन्स एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ओके, इस तरह के कॉम्प्लेक्स ट्रेड्स को, है ना, पेडिग्री एनालिसिस से मतलब उसको समझा नहीं जा सकता। ओके, देन लिमिटेड टू मेंडेलियन ट्रेड्स, इट इज़ मोस्ट इफेक्टिव फॉर सिंगल जीन। मैंने बताया कि कुछ ऐसे जीन होते हैं जो अगर सिंगल जीन किसी सिंगल कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करता है तो दैट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड वाई पेडिग्री एनालिसिस। लेकिन ऐसा जीन, कोई सिंगल जीन है 3 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल कर रहा है, या फिर ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जो कि 3 अलग अलग जीन से कंट्रोल हो रहा है। ओके, सो ऐसे में जो पेडिग्री एनालिसिस है वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। देन 5th, पेनेट्रेंस एंड एक्सप्रेसिविटी इशूज़। इनकम्प्लीट पेनेट्रेंस वेयर नॉट ऑल इंडिविजुअल्स विद द जेनोटाइप शो द फेनोटाइप। मतलब कि यहाँ पे कैरियर्स की बात हो रही है। ओके, जब इंडिविजुअल्स जिनके जेनोटाइप तो है बट उन फेनोटाइप मतलब कि फिजिकली शो नहीं करता है, ओके, एक्सप्रेस नहीं करता है ना, और वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी, डिफरिंग सिवियरिटी ऑफ ट्रेड्स कैन कॉम्प्लिकेट इंटरप्रिटेशन ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न। सी, अगर किसी के पास वो जेनोटाइप है किसी स्पेसिफिक डिजीज़ का और अगर वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, ओके, तो वहाँ पे डिफ़िकल्ट हो जाता है पेडिग्री एनालिसिस का काम करना, राइट। देन नॉन पेटर्निटी और नॉन मेटर्निटी। अनडिस्क्लोज नॉन पेटर्निटी और अडॉप्शन कैन लीड टू इनकरेक्ट अजम्पशन। अब आपने बच्चा अडॉप्ट किया, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट उसके पेरेंट्स के बारे में तो पता नहीं है, तो यहाँ पे भी पेडिग्री एनालिसिस फेल हो जाता है। ओके, देन जेनेटिक हेट्रोजेनिटी, द सेम फेनोटाइप में रिजल्ट फ्रॉम म्यूटेशंस इन डिफरेंट जीन, ओके, विच कैन कंफ्यूज पेडिग्री बेस्ड कंक्लूजन। सी, कुछ म्यूटेशंस ऐसे होते हैं, सपोज कि इस तरह का इनका जेनोटाइप है, ओके, या फिर इस तरह का है। अब इसमें मान लो म्यूटेशन हुआ और ये दूसरे एलील में कन्वर्ट हो गया, ये इसमें कन्वर्ट हो गया, तो ये डिफरेंट है। ओके, ये डिफरेंट है। यहाँ पे ये वाला जो कैपिटल डी बना ये म्यूटेशन के कारण बना है। ओके, और यहाँ पे तो जो जीन्स हैं, जो कॉम्बिनेशन है, ये फेनोटाइप में कन्वर्ट हो गई लेकिन म्यूटेशन वाला नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पे भी पेडिग्री एनालिसिस काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। देन
इट कैनॉट आइडेंटिफाई स्पेसिफिक म्यूटेशन। स्पेसिफिक म्यूटेशन कहाँ पे हो रहा है? कैपिटल टी में हो रहा है, सपोज स्मॉल टी भी है, या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो म्यूटेशन इनमें से किस में हुआ, ये स्पेसिफिक म्यूटेशन पहचान नहीं पाता। क्या? पेडिग्री एनालिसिस। ओके, इट शोज इनहेरिटेंस पैटर्न बट डजंट पिन पॉइंट द एग्जैक्ट जेनेटिक म्यूटेशन। क्या इनहेरिट कर रहा है, किससे इनहेरिट कर रहा है, इतना तो बता देगा, लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल में म्यूटेशन होता है, ओके, या कोई उसका मॉलिकुलर बेसिस उसको सामने नहीं बता पाता पेडिग्री एनालिसिस। ओके, देन इथिकल और प्राइवेसी कंसर्न्स होती है कि हमें डेटा डिस्क्लोज नहीं करना है, स्पेसिफिकली पेटर्निटी डिस्प्यूट्स वगैरह ये सब जो होता है, राइट। इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड रिसोर्स इंटेंसिव। ओके, सो ये सारे लिमिटेशंस हैं पेडिग्री एनालिसिस के। ओके, सो आई होप यू लाइक द टॉपिक। अगर आपको पसंद आया तो गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इसी तरह के मैं और भी टॉपिक्स पे डिस्कस करूँगी सिलेबस वाइज। ओके, सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।